मैं बार बार कहता हूँ, किसी भी देखो मेटल ब्लेड वाले के मैं मैचेस देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ उन लोगों का माइंडसेट। जब भी मैं किसी थर्ड पार्टी टूर्नामेंट को देखता हूँ, मैं उसका खाली माइंडसेट चेक करता हूँ, क्योंकि माइंडसेट सेम रहता है। ड्रॉप चेंज होती हैं थर्ड पार्टी में और ऑफिशियल में या फिर मेन टूर्नामेंट्स में। बड़े टूर्नामेंट्स में टीम्स ड्रॉप पे बहुत ध्यान देती हैं, स्टडी करती हैं, पर माइंडसेट सेम रहता है हर एक टूर्नामेंट में। आज हम मेटल ब्लेड में देखेंगे माइंडसेट, किस तरीके से प्रेशर हैंडल कर रही है, किस तरीके से फाइट्स ली जा रही हैं, किस तरीके से सिचुएशन हैंडल करी जाएंगी, किस तरीके से टैकल करा जाएगा। ये चीजें ध्यान देने वाली हैं। रोटेशन, ड्रॉप पॉइंट, ये सारी चीजें चेंज होती हैं, होती रहेंगी, तो उन चीजों को हमें ध्यान नहीं देना है। ठीक है दोस्तों, उन सब चीजों पे इतना ध्यान नहीं देना हमें। तो वो सब चीजों को चिंता मत करो आप। चलो अब ड्रॉप पॉइंट्स पे चलते हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, हमारा ग्रुप ए का ड्रॉप होने वाला है, जिसमें मल्टीपल टीम्स हमें नजर आने वाली हैं अलग अलग ड्रॉप पे जाते हुए। ऑल गेमर्स ग्लोबल वर्सेस हमारा टीम एपेक्स होने वाला है। आई थिंक सो एक इंटरेस्टिंग ड्रॉप क्लैश होगा। पिछली बार भी शायद से इन ड्रॉप्स को थोड़ा क्लैशेस को अवॉइड करा था फ्री फायर मैक्स एशियन एडिशन में टीम ऑल गेमर्स ग्लोबल ने। शायद से उस टाइम पे कुछ और प्ले कर रहे थे, पर अभी भी कई सारी बाउंड्रीज, एक सेकंड को मैं पेन टूल निकाल लूं एक बार। कई सारी बाउंड्रीज अभी भी खाली हैं, तो ये देखो उनके डोमेस्टिक ड्रॉप पॉइंट्स को देख करके, जैसे इन सभी के डोमेस्टिक ड्रॉप पॉइंट्स को देख करके यहाँ पे कुछ बनाया गया है, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे नहीं लगता कि अभी भी कई सारी ड्रॉप टेरिटरीज खाली हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे हाई ड्रॉप टेरिटरीज के तौर पे, तो ये एरिया भी काफी अच्छा रहता है। मतलब अगर कोई टीम यहाँ ना जाए या फिर यहाँ भी लूट करने का ट्राई करे, ये एरिया भी अच्छा रहता है। कॉटलिस्ट पूरा पूरा खाली होने वाला है, ऑब्जर्वेटरी पूरा पूरा खाली होने वाला है। तो कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आप बहुत अच्छा ले सकते हो, और ऑब्जर्वेटरी तो बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है, क्योंकि यहाँ पे दो लॉन्च पैड मिलते हैं। एक लॉन्च पैड आपको यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन भी दिलवाता है, और दूसरा वाला जो लॉन्च पैड है वो वाला आपको हैंगर तक कनेक्ट करता है और बाकी सारे एरियाज तक कनेक्ट करता है। तो ऑब्जर्वेटरी जैसे ड्रॉप पॉइंट अगर खाली है, तो मेरे ख्याल से मल्टीपल टीम्स जिनको ड्रॉप क्लैशेस मिल रहे हैं वो लोग जा सकते हैं। लाउड को ड्रॉप पॉइंट एक लंबे टाइम से हमें रिवनाम पे नजर आया, तो मुझे नहीं लगता कि लाउड वाले चेंज करेंगे यहाँ पे कोई ड्रॉप पॉइंट। अगर हम बात करेंगे गन डायनेस्टी, देखने वाली बात है डीआरएस से क्लैश लेते नहीं लेते, क्योंकि देखो मार्स इलेक्ट्रिक सबसे पहली बात तो खाली होने वाला है, साथ में फैक्ट्री खाली होने वाला है, क्लॉक टावर पूरा खाली होने वाला है, ये यहाँ पे हैंगर पूरा खाली है, कार्टलिस्ट खाली है। पीक का इतना बड़ा इलाका है, मुझे लगता है पीक पे ऑफकोर्स लोअर पीक पे कुछ ना कुछ टीम्स 3-1 स्प्लिट में पक्का खेलेंगे। मतलब 3 खिलाड़ी यहाँ वहां पीक के अलग अलग, मतलब अभी बीआरयू का पूरा कैप्चर करके, पर यहाँ वहां तो यहाँ से तुरंत रिवाइवल मिल सके। ऑफकोर्स अरोरा शायद से अपना ड्रॉप पॉइंट चेंज ना करे, क्योंकि अग्रेसिव टीम है, तो अग्रेसिव टीम इतनी जल्दी चेंज नहीं करती है। पैराडॉक्स का देखने वाली बात होगी कि आप प्ले स्टाइल नजर आने वाला है, पैराडॉक्स वर्सेस टाइटन। दोनों की दोनों टीम्स आप लोगों को पता है कि एक होने वाली हमारी अफ्रीका से और एक होने वाली, एक सेकंड को दोस्तों मैं एक बार यहाँ पे एक चीज ओपन कर लूँ। किस चीज की वॉच पार्टी होगी आज? मेटल ब्लेड की करेंगे, देखते हैं भाई। मैं सोच रहा हूँ मेटल ब्लेड की आज करें, क्योंकि मुझे टीम्स का प्ले स्टाइल भी देखना है। हाँ एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाना बस दोस्तों। हाँ मैं एक बार यहाँ पे कुछ चीज़ ओपन कर रहा हूँ, फिर इसका हम लोग अच्छे से इस बारे में बात करते हैं। तब तक आप लोग बताओ कि कौन सी टीम्स का आपको लगता है ड्रॉप पॉइंट चेंज हो सकता है यहाँ पे इन सभी। मैं देखो एपेक्स इज अग्रेसिव टीम, एंड ऑल गेमर्स ग्लोबल से अगर क्लैश हो सकता है, तो एपेक्स ऐसा कर सकते हैं, देखो जो उन्होंने पास्ट में भी करा है, 3-1 स्प्लिट कर सकते हैं। 3 खिलाड़ी अभी भी वो यहाँ भेजेंगे, और एक खिलाड़ी वो भेज सकते हैं मार्स पे या फिर दूसरे टेरिटरीज पे, या फिर हमारे इस इलाके पे भेज सकते हैं एपेक्स वाले, या फिर अपने ये केप टाउन पे भेज सकते हैं। ठीक है, तो ऑफकोर्स इन टेरिटरीज में भेज सकते हैं। मतलब एक खिलाड़ी को ऐसा बैठाएंगे जो वेंडिंग्स के आसपास रहे। ऑफकोर्स जितना हम लोग स्टडी कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा उन टीम्स ने स्टडी करा होगा। और मुझे अभी लग रहा है कि कल देखो, कल जब मैंने स्ट्रीम खत्म करी, तो मल्टीपल लोगों ने मुझे ये बोला कि मल्टीपल इंडियन टीम्स ने कोचेस हायर कर लिए। आई डोंट नो मुझे इस बारे में कितनी कंफर्मेशन है या नहीं है, पर मुझे जहां तक सुनने को मिला कि मल्टीपल टीम्स ने इंटरनेशनल कोचेस एंड एनालिस्ट हायर कर लिए हैं। जो 3 टीम्स है, 3 नहीं हुई है, पर या मुझे सुनने को मिला कल जब मैंने स्ट्रीम खत्म करी, तो किसी ने मुझे बोला कि भाई हाँ एक्चुअल में हायर हो चुके हैं। तो ऑफकोर्स अगर इंटरनेशनल कोचेस हायर हो चुके हैं और एनालिस्ट हायर हो चुके हैं, तो वहां पे चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि तीनों की तीनों ऑर्ग्स होने वाली हैं, तीनों की तीनों बड़ी टीम्स है, तीनों के तीनों बड़े नाम है। उनके लिए हायरिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, और किसी भी बड़े कोच को बुलाना आसान, मतलब आसान काम है, मुश्किल काम नहीं है। नो इट टू टीजी बट आउट फॉर्म चल रही है। देखो टीजी का, देखो मैं आप लोगों को, देखो अब आप बोलोगे कि भाई टीजी फैन ऐसा बोल लो, भाई टीजी सपोर्टर बोल लो। देखो मैं आपको, मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ऐसा यहाँ पे सिचुएशन कंट्रोल कर रहा हूँ, या फिर मैं यहाँ पे कुछ कंट्रोल करना चाहता हूँ। उनके अगेंस्ट आपको बोलना है, बोल सकते हो, ठीक है। बट पास्ट में देखो मैं ना बहुत लंबे टाइम से ऑफिशियल डेस्क पर रहा हूँ, ठीक है। मैं बहुत लंबे टाइम से ऑफिशियल डेस्क पर रहा हूँ, इस बात पर तो कोई दोहरा ही नहीं है ना। सबसे पुराना कास्टर हूँ मैं इस फ्री फायर मैक्स ई स्पोर्ट्स इंडिया का, सबसे पुराना कास्टर हूँ। सबसे ज़्यादा इवेंट्स करे मैंने, सारे ऑफिशियल्स करे मैंने, इस चीज़ से तुम लोग भी एग्री करते हो। मेरे को मल्टीपल टाइम्स, मेरे को नहीं मल्टीपल कास्टर्स को मल्टीपल टाइम टीजी ने पास्ट में गलत साबित करा है और चैंपियनशिप जीती हैं।
मैं कभी भी इस टीम्स के ना, इस टीम ऐसी टीम है जो आउटफॉर्म भी चल रही है, मैं इस पे कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि भाई ये आउटफॉर्म चल रही है खराब खेलेगी, ये सरप्राइज दे देते हैं। ये कुछ ऐसी टीम्स है ना जो बार बार सरप्राइज दे देती हैं। मैं इस बार भी इसलिए कह रहा हूँ कि भाई देखो, मैचेस देखने, आज के मैचेस देखने, इनके मैचेस देखने, समझते हैं माइंडसेट क्या है, किस मेंटालिटी के साथ खेल रहे हैं, वो पता चल जाएगा। प्ले स्टाइल में कोऑर्डिनेशन पता चल जाएगा। अगर लगेगा कि भाई हाँ माइंडसेट पे थोड़ी गड़बड़ है, दैट्स अ बिग कंसर्न। माइंडसेट इज द मेन थिंग। पर माइंडसेट भी सबसे बड़ी बात है कि स्क्रिम्स है। अब देखो स्क्रिम्स का मैं पूरा वो नहीं ले सकता, बट हाँ थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाएगा कि टीम के अंदर भी क्या गड़बड़ है। अल्टीमेटली ब्रो देखो, अब इस टाइम पे आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा। वी आर इंडियंस एंड एज अ इंडियन भाई, एज एन इंडियन भाई हम सभी को साथ में रहना चाहिए। और भाई AVE वियतनाम का फाइनल का औका कर दो यार, क्या मतलब? ओके हाँ, कुछ ड्रॉप पॉइंट्स क्लैशेस हमें नजर आने वाले हैं। गन डायनेस्टी देखते हैं कि किस तरीके से फाइट लेते हैं। अगेन आगे बढ़ते हैं हम हमारे, ये भी हमारे ग्रुप ए के क्लैशेस होने वाले हैं। आई थिंक सो जो हमें मेजर क्लैश नजर आ एपेक्स, एपेक्स के लिए यहाँ पे RRQ नहीं है, तो मुझे लगता है एपेक्स को एक सेफ ग्राउंड मिलेगा यहाँ पे। मुझे लगता है एपेक्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एपेक्स सेव होने वाली है यहाँ पे, मुझे लगता है सेफ लग रही है मुझे, क्योंकि RRQ है जो यहाँ पे बिग कंसर्न रहता है। फैल्कन्स का अपना ड्रॉप पॉइंट है, हमने फैल्कन्स को पास्ट में भी देखा है और हमारे FFMAI स्प्रिंग के अंदर भी देखा था। स्प्रिंग खेली थी, नहीं एक सेकंड ना, स्प्रिंग ही तो खेली थी ना लोग, नहीं फॉल खेले थे, सॉरी फॉल खेले थे। तो हमने जो प्रीवियस FFMI हुआ था, फ्री फायर मैक्स एशिया इन्विटेशनल, मुझे याद दे रहा है स्प्रिंग था या फॉल था, स्प्रिंग था या समर्स था, जिसमें फैल्कन्स आई थी। यार मैं इतनी गंदी, मेरा एक तो मेमोरी लॉस इतना गंदा हो रहा है ना आजकल, मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि भाई कभी कभी मैं आजकल थोड़ा ओवर वर्क कर रहा हूँ, इसलिए मैं ओवर क्लॉक हो जा रहा हूँ। बट समर्स के लिए थी, तो समर्स के अंदर ऑफकोर्स उनका ड्रॉप पॉइंट चेंज नहीं होने वाला, तो हमें इनसे प्रॉब्लम नहीं है। अरोरा का मैंने अभी तक मैचेस नहीं देखे इतने ध्यान से, तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मेजोरिटी इन्हीं से प्रॉब्लम होता है। बाकी डीमंस प्राइड और DP डोमिनेटर्स या फिर डीमंस प्राइड की अगर हम बात करें, एक तो इन लोगों का ऐसा है ना, डीमंस प्राइड का भाई, कभी ये लोग देखो लास्ट टूर्नामेंट इन लोगों ने रजिस्टर करा DP डोमिनेटर्स के नाम से, नहीं हाँ DP डोमिनेटर्स के नाम से, उसके नेक्स्ट वाले FFMI में आए तो उसके अंदर भाई ये लोग डीमंस प्राइड बन गए। भाई इन लोगों को एक चीज कंफर्म करना चाहिए कि किस नाम से रजिस्टर कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कास्टर्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज आते हैं डीमंस प्राइड और DP डोमिनेटर्स की वजह से, क्योंकि कभी कभी DP डोमिनेटर्स निकल जाता है और आप रजिस्टर करके बैठे हो डीमंस प्राइड के नाम से, तो ये चीज थोड़ा गलत है, क्योंकि हमें दोनों नाम पता है आपके। तो आई थिंक सो DP डोमिनेटर्स ऑफकोर्स ये बहुत बड़ा एरिया होने वाला है, 7 हाउसेस को मिला करके यहाँ पे करीबन आप लोगों को बहुत बड़ा एरिया मिलता है। 3 टीम्स आसानी से एडजस्ट कर लेती है, तो मुझे लगता है कि अगर किसी और टीम को भी, जैसे अगर हम बात करें लाउड और पैराडॉक्स के अंदर, लाउड तो ऑफकोर्स पीछे नहीं हटेगी, लाउड तो ऑफकोर्स यहाँ फॉर्ज जाने वाली है और वो यहाँ से नहीं हटेंगे। तो मेरे ख्याल से पैराडॉक्स अगर चाहे तो वो कैंप साइड इन इलाकों पे लूट कर सकती है, कैंप साइड पे लूट कर सकते हैं, और चाहे तो थोड़ा सा हमारे ब्राजीलिया पे भी 3-1 स्प्लिट या फिर 2-2 स्प्लिट करके यहाँ पे भेज सकते हैं। बाकी परगेटरी के इलाकों में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा किसी को अर्ली ऑन क्लैशेस के अंदर। परगेटरी में सभी टीम्स लगभग सेफ है, तो परगेटरी में हमारे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी टीम को प्रॉब्लम है, क्योंकि परगेटरी इन जनरल अर्ली क्लैशेस तभी होते हैं जब टीम्स लेना चाहे। अगर सभी टीम्स अवॉइड करना चाहे, परगेटरी में कोई क्लैशेस नहीं होंगे, इतना तो मैं गारंटी देके बोल रहा हूँ। तो हाँ, अगर किसी को जानबूझ कर क्लैश लेना, अगर किसी को घुसना है तो बात अलग है। बाकी अगर सभी की सभी टीम्स अगर स्टडी करके बैठी है और हैंडशेक एग्रीमेंट में चलती है, जो इन जनरल हो जाता है, हैंडशेक एग्रीमेंट ऐसा नहीं कि पहले से टूर्नामेंट फिक्स है, हैंडशेक एग्रीमेंट हो जाता है कि भाई हाँ हमारे ये ड्रॉप पॉइंट्स है, क्योंकि आपको पता है कि सभी किसी भी कोचेस कहीं ना कहीं इधर उधर से कनेक्टेड होते हैं, इन जनरल कनेक्टेड होते हैं, और एक ग्रुप में ना कोचेस ऐसे बातचीत कर ही लेते हैं आपस में कि यार हमारे ड्रॉप पॉइंट्स को थोड़ा सा अवॉइड करो, या फिर तुम हमारे ड्रॉप पॉइंट्स, वो होता ही है इन जनरल, होता है। तो वो हैंडशेक हो ही जाता है कि अर्ली ऑन क्लैशेस दी, लेटर ऑन राउंड्स में मिलेंगे, लेटर ऑन जोन्स के अंदर मिलेंगे, तो वो हो ही जाएगा। तो मुझे लगता है हैंडशेक के अंदर नहीं होगा यहाँ कोई क्लैश, अनटिल अनलेस कोई टीम ईगो पे लेकर के ना चले। बड़ी टीम्स तो, जाइंट टीम्स तो नहीं करेंगे अपने ड्रॉप पॉइंट्स को चेंज, इट्स वेरी क्लियर कि वो लोग हेड ऑन फाइट लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स अ प्राइड थिंग। इंटेलेक्ट सेंटर एक इंटरेस्टिंग चीज रहने वाला है। इंटेलेक्ट सेंटर मुझे काफी ज्यादा मजा आने वाला है इसको देखने में, क्योंकि अगर हम बात करेंगे टीम एपेक्स का जो अभी तक ड्रॉप पॉइंट रहा है, वो इन जनरल तो हमारे ग्लास म्यूजियम जाते हैं, पर जब उनको लगता है कि थर्ड पार्टी के अच्छे चांसेस है, जैसे DRS और अरोरा, मुझे लगता है इन दोनों के लिए लोग ना 3-1 स्प्लिट करेंगे। मतलब हो सकता है कि एक ही बंदा वो लोग यहाँ पे भेजे, बाकी 3 बंदे अपने इंटेलेक्ट सेंटर की आउटर स्कर्ट्स में तैनात कर दे, अगर वो लोग थर्ड पार्टी में एलिमिनेशन अर्ली और निकालना चाहते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि भाई इंटरनेशनल लॉबीज हैं, बहुत मुश्किल होगा, और थोड़ा सा हम लोग ओवर रिस्पेक्ट कर ही देंगे कहीं ना कहीं चाह करके। तो हो सकता है एपेक्स भी ये प्लान करे,
पर बुरीराम से सबसे बड़ा क्लैश होने वाला है। आई थिंक सो बुरीराम तो हटने नहीं वाली है, पर वी नेवर नो कि हम लोग क्या प्लान करते हैं, क्योंकि देखो अभी भी मैं ये बोलूंगा बुरीराम को म्यूजियम जाने दो, अगर हम लोग टरबाइन भी ले सकते हो, टरबाइन इज अ गुड टेरिटरी। लूट थोड़ा कम मिलता है, पर हम लोग भाई देखो सच बताऊं तो ग्रैव लेव्स की लूट लेकर के टरबाइन पे आ सकते हैं एंड टरबाइन से मूव कर सकते हैं। जिपलाइन मिलता है और इन लोअर हाउसेस की भी लूट ले सकते हैं। तो अगर कोई चाहे तो भाई देखो 3-1 स्प्लिट कर सकता है, एक बंदे को यहाँ बिछा करके 3 बंदे अगर यहाँ की लूट ले लेते हैं, अर्ली ऑन लूट मिल जाएगी एंड देन उसके बाद आप लोग थोड़ा सा इस टावर के पास आ करके एंड हमारे प्लेजेरिया वालों एपेक्स देखने वाली बात है किस तरीके से करती है। पर पैराडॉक्स और लाउड को कुछ नहीं कह सकते, अगेन पैराडॉक्स और लाउड के मल्टीपल क्लैशेस हैं एंड पैराडॉक्स को बहुत ज्यादा देखना पड़ेगा। मैंने अभी तक तीनों मैप्स देखे, तीनों के अंदर पैराडॉक्स के क्लैशेस हैं, तो पैराडॉक्स के लिए तो काफी मुश्किल होगा। पैराडॉक्स के लिए यहाँ भी प्रॉब्लम है, अफ्रीकन टीम के लिए यहाँ भी प्रॉब्लम है। तो देखते हैं कि क्या प्ले निकल के आता है इन लोगों का। बिलीव इन फौजी भाई, यस ब्रो, मैं तो वही चीज कर रहा हूँ कि बिलीव इन हिम। लेट्स सी क्या करते हैं भाई फौजी भाई। और भाई ये टीम, हाँ, बिगेट्रॉन बाय विटालिटी सेम है ब्रो, बिगेट्रॉन बाय विटालिटी की कोई दोनों ऑर्क्स का कोलैब हो रखा है, दोनों ऑर्क्स एक ही है। यस ब्रो सेम है। तो एशियन इन्विटेशन में बीटीआर नाम से क्यों खेल रहे थे, और वही टीम एडब्ल्यूसी में टीम विटालिटी के नाम से क्यों खेल रही है, और लोगो भी अलग अलग है बीटीआर के। ब्रो यार देखो वो तो अल्टीमेटली बिगेट्रॉन बाय विटालिटी आप लोगों को पता है इट्स अ कोलैब थिंग। अब वो लोग जिस तरीके से करना चाहे दैट्स अ थिंग ना भाई, ये चीज तो मैंने डीपी डोमिनेटर्स के लिए बोला। डीमंस प्राइड जो है वो डीपी डोमिनेटर्स के अंदर खेल रही है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये चीज बहुत क्लियर नहीं है, और आई थिंक सो ना ईडब्ल्यूसी के अंदर ये रूल आया है, आप लोगों को मैं बताता हूं दोस्तों, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, मैं आपको बताता हूं। ईडब्ल्यूसी के अंदर ये रूल है, ईडब्ल्यूसी ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के अंदर ये रूल है कि भाई आप लोगों को अपने नेम को क्लियर करना है और बताना है कि आप किस नाम से आकर के खेलने वाले हो। तो ये ना रूल्स के, ये इस चीज के रिगार्डिंग रूल हैं भाई, मजाक से हट करके लोगों को मस्ती लगेगी, पर एक्चुअल में ये रूल्स हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि भाई अगर ये चीजें हो रही हैं गड़बड़ तो ये चीज ना हो दोबारा। मैं थोड़ा सा आप लोगों से चैट कर रहा था, अभी जाकर मैं थोड़ा रुक गया। ओके ठीक है, एक सेकेंड ना, क्या मैसेज आ रही है। ओके ठीक है, ओके ठीक है, ठीक है। देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगली टीम की तरफ आगे बढ़ते हैं, अगले मैप की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैंने परगेटर की बात कर ली ना, परगेटर की बात कर ली मैंने। बाकी सारी टीम्स का कहना बहुत मुश्किल है। डीआरएस हो सकता है, अगर वो लोग डीआरएस देखो जिस तरीके का अभी डीआरएस का परफॉर्मेंस क्या है एफएफएमआई के अंदर, एक आई ओपनर होगा कि डीआरएस अभी भी देखो काफी यंग टीम है इंटरनेशनल स्टेज के अंदर। तो डीआरएस का अभी काफी यंग टीम है, तो उनके लिए भी काफी मुश्किल होगा। और भाई देखो एक आई ओपनर है उन लोगों के लिए, आई ओपनर तो गया होगा उनके लिए कि भाई देखो अरोरा जैसी टीम से दूसरी टीम से हम लोग ड्रॉप क्लैशेस नहीं ले सकते, इंटरनेशनल मेटा के अंदर भी हम लोग थोड़ा लैक कर रहे हैं। तो अगर जिस तरह का परफॉर्मेंस अभी देखो डीआरएस का गया है फ्री फायर मैक्स एशियन इन्विटेशनल के अंदर, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि डीआरएस ड्रॉप क्लैशेस की तरफ जाएंगे, वो अर्ली ऑन ड्रॉप क्लैशेस अवॉइड करेंगे। तो दूसरी टेरिटरीज की तरफ हो सकता है वो लोग ट्राई करें, जिपे की तरफ हो सकता है पैराडॉक्स चले जाए, या फिर लाउड एक कैप्चर कर ले, या फिर लाउड 3-1 स्प्लिट कर ले कि 3 बंदे अपने यहाँ बैठा करके एक बंदा यहाँ भेज दें। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। ट्विन ब्रिज खाली है तो ट्विन ब्रिज पे हो सकता है फैल्कन अपने बंदे भेजें, और हो सकता है पूरी डीआरएस से ट्विन ब्रिज पे आ जाए। तो देखो अभी यही बात है कि सबसे बड़ी बात यह है कि टीम्स को किस तरीके से प्रिपेयर करने का उनको डोमेस्टिक लॉबीज में मौका मिलता है, वो चीज डिपेंड करेगा। अगेन अगर हम बात करेंगे एपेक्स, ओ माय गॉड यहाँ तो क्लस्टर बन गया ब्रो, कालाहरी तो काफी मुश्किल होने वाला है। स्टोनेज पे भाई बुरी राम बीआरयू के साथ हमारा सेकंड क्लैश है, सेकंड क्लैश है ये। एक है हमारे इंटेलेक्ट सेंटर, मतलब हमारा एक होने वाला है नेक्स्ट एरा मैप पे, और ये अगला क्लैश है पैराडॉक्स भी यहाँ होने वाली है। आई थिंक सो बड़ा क्लस्टर होगा। तो बेस्ट अप्रोच यही है कि हम लोग सेंटा कैटरीना पे कुछ बंदे भेज दें अपने, और एक ही बंदा यहाँ पे स्काउटिंग के लिए भेजें, क्योंकि सेंटा कैटरीना की लूट मिल सकती है, ये एरिया खाली है। कमांड पोस्ट पे हो सकता है दूसरी टीम से पहुंचे, कमांड पोस्ट हो सकता है टग ऑफ वॉर हो, क्योंकि इन जनरल देखो टूर्नामेंट्स के अंदर भी ये भी होता है कि देखो कमांड सेंटर, हाँ, तो इस पर्टिकुलर टेरिटरी के कमांड पोस्ट के ऊपर मल्टीपल टीम्स नहीं आती है, अवॉइड करती हैं, पर लेटर ऑन आई ही जाती हैं, क्योंकि हर कोई सोचता है कि ड्रॉप क्लैश अवॉइड करो। जैसे मान लो डीआरएस ने बोला कि ड्रॉप क्लैश अवॉइड करते हैं, पैराडॉक्स ने कहा ड्रॉप क्लैश अवॉइड करते हैं, एपेक्स ने ड्रॉप क्लैश अवॉइड करने का सोचा, सबके सब सोचते हैं कि भाई कमांड पोस्ट पे तो कोई नहीं जा रहा है तो हम लोग घुस जाते हैं, और अल्टीमेटली वहाँ ड्रॉप क्लैश हो ही जाते हैं। तो ये भी चीज़ है। और अल्टीमेटली देखो आपको 12 मैचेस तो टोटल मिलने वाले हैं, तो ग्रुप स्टेज के अंदर 12 मैचेस मिलने वाले हैं। आप लोगों को फॉर्मेट तो पता ही होगा अभी तक कि फॉर्मेट क्या होने वाला है, फॉर्मेट तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि देखो इसमें 12 मैचेस तो होने ही वाले हैं। तो कहाँ गया फॉर्मेट हमारा,
कहाँ गया फॉर्मेट कहाँ है, हाँ ये रहा। तो 12 मैचेस होने वाले हैं, आप लोगों को पता ही है कि 12 मैच होने वाले हैं, 12 मैचेस होने वाले हैं। तो अल्टीमेटली इसमें चांसेस है कि काला हरी या फिर देखो मोस्ट ऑफ द मैचेस डबल टाइम ट्रिपल टाइम आ ही जाते हैं, जिसमें से काला हरी या फिर मोस्ट ऑफ द चांस होते हैं कि नेक्स्ट एरा बार बार आ सकता है। तो नेक्स्ट एरा के आने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे प्ले करा जाएगा। थैंक यू सिंगुलैरिटी ब्रो, थैंक यू। और भाई आई वांट टू से वी शुड गिव सो मच रिस्पेक्ट टू say why we should give so much respect to international teams. We should play it like it's a normal tournament because thinking so much will cause panic in our player. Bro देखो वही चीज़ ना, देखो सबसे बड़ी ये बिल्कुल एग्री करूँगा आपकी इस बात से। मैं ये चीज़ ना बहुत लंबे टाइम से बोलता हुआ आया हूँ कि कभी भी हम लोग ना इंटरनेशनल टीम्स को, हमारी टीम्स भी ये चीज़ समझती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हमारी टीम्स नहीं समझती, हमारी टीम्स ये चीज़ समझती हैं और वो कर रहे हैं। FFMAI का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, 3 FFMI हो चुके हैं। हर एक फ्री फायर मैक्स एशियन इन्विटेशन के बाद हमारी, अगर आप ग्रोथ देखोगे ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ साउथ एशिया की कोई दूसरी कंट्री, कोई दूसरी टीम, मुझे नहीं पता उनकी ग्रोथ क्या है, पर हम लोग हर एक फ्री फायर मैक्स एशियन इन्विटेशनल के साथ ऐसे 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 ऊपर चढ़ते गए हैं। गॉड लाइक ने पहला एशियन इन्विटेशनल हुआ, बहुत क्लोज कर दिया। सेकंड एशियन इन्विटेशनल हुआ, हमारी टीम ऑटोबॉट्स या फिर RNTX मल्टीपल टीम्स ने उसको क्लोज कर दिया, बहुत क्लोज है। थर्ड वाले के अंदर हम लोग सबसे क्लोज थे। तो हर एक के साथ में हमारी ग्रोथ हो रही है, और वो सारी ग्रोथ कहाँ हो रही है, मेंटालिटी में। हम लोग अब ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते हैं अपनी लॉबीज को, हम पूरी लॉबी को एकदम बराबर लेकर के चल रहे हैं। हम ज्यादा किसी को ओवर रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ना अंडर रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम सभी को बराबर लेकर के चल रहे हैं। हम सभी से ड्रॉप क्लैशेस ले रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम लोग ओवर रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, RRQ को हमने ट्रोल करा था इमोट दिखा करके। हमने वेल स्टडीड था वो मैप, एपेक्स का बहुत अच्छा वेल स्टडीड था वो मैप कि भाई RRQ आएगी, इमोट दिखाएंगे, मारा, इमोट दिखाया। उनको पता था RRQ आएगी, उनको पता था यहाँ एक टीम आनी उन्होंने मारा, दिखाया। तो ओवर रिस्पेक्ट भी नहीं देनी, अंडर रिस्पेक्ट भी देनी, क्योंकि अंडर रिस्पेक्ट दी तो बैकफायर करेगा। हम लोगों ने अगर कम आका किसी भी टीम को, किसी भी प्लेयर को, भाई वो हमको भाई बैकफायर करेगा। तो वो चीज़ भी हमें समझनी है, बैलेंस बना के चलना। वो हमारी टीम्स बहुत अच्छे से जानती है, मुझे नहीं लगता उसमें अब हम लोग कुछ कह सकते हैं। एक टाइम था हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर रिस्पेक्ट देते थे, और वो चीज़ तब बाहर की स्क्रिम्स में लेडोमा के टाइम पे हमें साफ नजर भी आ रहा था कि देखो बाहर की टीम्स अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि हम उनको ओवर रिस्पेक्ट दे रहे हैं। हमें लग रहा था कि भाई उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। पर जैसे जैसे ऑफिशियल्स ने जो ये एशिया इन्विटेशनल और बाकी अपॉर्चुनिटीज लेके आए, अब हम लोगों को नहीं पड़ता, इतना लोड नहीं लेते हम लोग किसी का।